मुख्यमंत्री भी ये कह रहे हैं या जो मिनिस्टर्स हैं ये कह रहे हैं, नेता ये कह रहे हैं कि डायरेक्टली आप प्रशासन से बात करिए मजदूरों को, तो इसमें दिक्कत क्या है? किस प्रशासन से? मजदूरों से, प्रशासन से ही बात कर रहा है मजदूर। प्रशासन से ही मजदूर बात कर रहा है। मजदूर सम्मेलन हुआ है क्या इस सरकार में कभी? किसान सम्मेलन तो हुआ, ब्राह्मण सम्मेलन तो हुआ, राजपूत सम्मेलन तो हुआ, यादव सम्मेलन तो हुआ। मजदूर सम्मेलन हुआ क्या कभी? किसान सम्मेलन किया क्या इन्होंने? नेहा जी, एक बहुत साफ स्पष्ट बात बता दूं, मेरी जाति इस देश की 92% है। जिस जाति से मैं आता हूं उस जाति की संख्या 92% है। मैं मजदूर जाति से आता हूं। शेष बची जाति किसानों की है। ये हैं कितने? राजनीतिक दल के नेता कितने परसेंट हैं या उद्योगपति कितने परसेंट हैं? वोट हमसे चाहिए, काम हमसे चाहिए, मजदूरी हमसे चाहिए, जमीन का सीना चीर के अनाज हम पैदा करेंगे और मौज ये करेंगे। और उसके बाद ये बात करेंगे जाटों की, ये बात करेंगे ठाकुरों की, जात करेंगे बात करेंगे ब्राह्मणों की, जात बात करेंगे यादवों की, ये बात करेंगे गुजरों की, ये दलितों की, पिछड़ों की बात करेंगे। भाई मजदूरों की बात करनी होगी, मजदूरों की बात करिए। और नहीं ऐसे आंदोलनों के लिए तैयार रहे सरकार, और 2027 में उखाड़ के फेंक दिए जाएंगे अगर इसी तरीके की बात करेंगे तो। नहीं चलेगा, जातिवाद नहीं चलेगा, धर्म नहीं चलेगा, हिंदू मुस्लिम बहुत हो गया, राम रहीम बहुत हो गए। अब विकास की बात करिए और मजदूर के विकास की बात करिए। और मैं दावे से कहता हूं जिस दिन मजदूर का विकास होगा, देश का विकास अपने आप होगा। तो मजदूर का विकास कैसे होगा? मुझे ये बताइए ना कि देखिए, आंदोलन से पहले 50 नए व्हाट्सएप ग्रुप बना लिए जाते हैं, उसके अंदर नए नए निर्देश दिए जाते हैं। ये जानकारी अभी तक निकल के सामने आई है कि अचानक ग्रुप बन जाते हैं, उसमें सभी मजदूरों को जोड़ लिया जाता है, तुरंत एक निर्देश दिया जाता है कि अब क्या करना है, अब क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, कितने बजे करना है और कैसे किया जाएगा, आगे की क्या रणनीति होगी। ये प्लानिंग नहीं तो और क्या है? ये तो पूरी तरह से चलाया जा रहा है ना। क्या ये सीएम योगी आदित्यनाथ की इमेज को डेंट करने के लिए किया जा रहा है? इसलिए ये नोएडा को चुना गया, इसलिए नोएडा में आंदोलन प्रदर्शन हुआ। निश्चित तौर से मैं इस बात से सहमत हूं कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी को कमजोर करने के लिए, उनकी छवि को धूमिल करने के लिए इस तरीके के कुचक्र रच रहे हैं। और ये कुचक्र कोई बाहरी लोग नहीं रच रहे हैं, या उनके करीबी लोग ही रच रहे हैं। जिसका जीता जागता उदाहरण कल का बेज इंक्रीज करना है। क्या लगता है आपको? माननीय मुख्यमंत्री जी की छवि को धूमिल नहीं होगा? जब वो गोरखपुर जाएंगे तो गोरखपुर का मजदूर ये सवाल नहीं करेगा माननीय मुख्यमंत्री जी से कि नोएडा के तो मजदूरों को आपने 21% दिया, हमको कितना? जब देवी पाटन जाएंगे माननीय मुख्यमंत्री जी तो वहां का मजदूरी सवाल नहीं करेगा। जब लखनऊ बैठे हैं जहां, क्या वहां का मजदूरी सवाल नहीं करेगा? कानपुर का मजदूर ये सवाल नहीं करेगा, आगरा का मजदूर ये सवाल नहीं करेगा। तो निश्चित तौर से सरकार की छवि धूमिल कर रहे हैं। माननीय योगी आदित्यनाथ जी की छवि धूमिल करने का काम उन्हीं का प्रशासन कर रहा है। और वही, पता नहीं, मुझे तो नहीं लगता, ये मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि कौन से लोग कहां से गाइडेंस लेके ये सारा काम कर रहे हैं। मैंने तो आज तक 32 साल की अपने उसमें, मैं 32 साल से मजदूर आंदोलन में हूं, मैंने तो आज तक ऐसा नहीं देखा। आज तक ये 3 तरीके के 4 तरीके के बेच नहीं घोषित किए गए। आंदोलन बहुत हुए। नहीं, 9 तारीख से अगर ये आंदोलन चल रहा है तो फंडिंग भी तो कहीं से आई होगी, कहीं से फंडिंग। क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि अगर संगठन नहीं इसके पीछे, अगर संगठनों के पर सरकार कतर रही हो, कह रही डायरेक्ट प्रशासन से बात करो, तो फंडिंग कहाँ से आ रही है? देखिए, हमें लगता नहीं है कि मजदूर के आंदोलन के लिए किसी फंडिंग की जरूरत होती है। और अगर कोई ऐसी फंडिंग आ रही है तो सरकार के पास तमाम सारी एजेंसियां हैं, तमाम सारे लोग हैं, जांच कराए कि कहां से फंडिंग आई और किसने आंदोलन खड़ा किया। मुझे तो लगता है अगर कहीं निष्पक्ष इसकी जांच हो गई, कहीं निष्पक्ष अगर जांच हो गई तो इस आंदोलन को खत्म कराने की श्रेय जो ले रहे हैं लोग, कहीं उन्हीं की साजिश ना हो इसमें, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। मैं तो बड़ा साफ कह रहा हूं इस बात। और थोड़ा साफ कहिए ना।
देखिए, ज्यादा ज्यादा साफ करना ठीक नहीं रहेगा। बहुत लोग साफ हो जाएंगे क्या? हाँ, ये निश्चित तौर से, निश्चित तौर से। किसका जिक्र कर रहे हैं आप? मैं दोनों, तो इसमें सबसे बड़ी भूमिका अपने लेबर मिनिस्टर की मानता हूं। लेबर मिनिस्टर का एक बयान मजदूरों के फेवर में, मजदूरों के साथ नहीं आया, और जब मुंह खोला, यह उम्मीद कर रहा था प्रदेश का मजदूर और प्रदेश के सभी मजदूर संगठन इस बात की उम्मीद कर रहे थे कि मजदूरों का मुखिया, हमारे परिवार का मुखिया होता है एक तरीके से लेबर मिनिस्टर। उसको हमारी हर चीज देख रेख करनी होती है, हमारे अधिकारों को सुनिश्चित करना होता है, उसको हमारे अधिकारों की रक्षा करने का दायित्व उसके पास होता है। इसीलिए वो लेबर मिनिस्टर है। बोला नहीं, और बोला तो ऐसा बोला कि सारा गुड़ गोबर कर दिया कि साहब उसमें विदेशी साजिश नजर आती है। कौन सी इंटेलिजेंस, किसने खबर दे दी लेबर मिनिस्टर को? अधिकारियों से, जहां तक मुझे जानकारी है, लेबर मिनिस्टर ने किसी अधिकारी से फीडबैक नहीं लिया, किसी विभागीय अधिकारी के साथ बैठक नहीं की, किसी से पूछा नहीं। विदेशी साजिश है था। अच्छा, ये बताइए कि अगर प्रशासनिक अधिकारी नहीं सुन रहे, श्रमिकों की पुलिस नहीं सुन रहे, तो इनके खिलाफ कहाँ जाए, कहाँ गुहार लगाएं? देखिए, आम लोग क्या करें, मजदूर क्या करें? नेहा जी, मजदूरों के अधिकारों की रक्षा का दायित्व श्रम विभाग का है। और मैं आपको बता दूं, श्रम विभाग उत्तर प्रदेश सरकार का या किसी सरकार का पार्ट नहीं होता। ये आईएलओ की नीतियों से गवर्न होता है। इसीलिए इसको अभी आप कभी देखेंगे अगर, तो श्रम आयुक्त उत्तर प्रदेश शासन नहीं लिखा होता है। इनका बोर्ड या जो इनकी चीजें हैं, इनके जो पद हैं, उत्तर प्रदेश शासन से नहीं होता है इनमें। इसको कहा जाता है श्रम आयुक्त संगठन, भविष्य निधि संगठन। ये आईएलओ के ये श्रम विभाग जो है वो आईएलओ से गवर्न होता है, वो सरकार से गवर्न नहीं होता। तो किसी का किसका शिकंजा है इस पे, ये बताइए। कुछ कोई तो कहीं तो जवाबदेही तय होगी ना, कहीं तो इसकी जवाबदेही तय होगी कि अगर श्रम विभाग नहीं सुन रहा तो क्या करे इंसान? जब आदमी तानाशाह हो जाए, हाँ, जब आदमी से प्रश्न पूछने पर उसको धमकियां मिले, हाँ, उसको बाहर कर दिया जाए, वो अराजक हो जाए, उसको गुंडा घोषित कर दिया जाए, तो फिर सवाल कहां उठता है? फिर तो सवाल पूछने का प्रश्न नहीं बनता। फिर तो व्यवस्था परिवर्तन के लिए आंदोलन ही एकमात्र रास्ता होता है, और वही किया जाता है और वही किया जाएगा। देखिए नेहा, प्रमुख सचिव, लेबर मिनिस्टर, लेबर कमिश्नर, डिप्टी लेबर कमिश्नर, असिस्टेंट लेबर कमिश्नर, पूरी व्यवस्था है। अब हम इस व्यवस्था पर डालें जो आपने कहा कि ये कहाँ कहा जाए, तो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली शिकायत श्रम विभाग में जाती, जहाँ डिप्टी लेबर कमिश्नर बैठा होता, या जो छोटे शहर कस्बे होते हैं वहाँ सहायक श्रमायुक्त होता, कहीं जगह इन्फोर्समेंट अफसर ही बैठा होता है। नोएडा की भूषण मैंने बताया कि 10,000 से ज्यादा केस पेंडिंग है नोएडा में, और पिछले 1 साल से एक भी एएलसी नोएडा में नहीं है जो पीडब्ल्यूए के केस सुनने की क्षमता रखता हो, एक भी एएलसी। तो पेमेंट ऑफ वेजेस के एक्ट जो है, वेतन भुगतान अधिनियम के तहत जो मुकदमे लगते हैं, वो एक भी अधिकारी ऐसा नहीं है जो यहां केस सुनने की क्षमता रखता हो, एक भी असिस्टेंट। तभी तो कंपनियां मनमानी कर रही है, उसके हालात ही है, उसके नतीजा है ये। इंस्पेक्शन बंद कर दिए सरकार ने। हाँ, इंस्पेक्शन बंद कर दिए सरकार ने। निरीक्षण की व्यवस्था पहले जो पूर्ववर्ती गवर्नमेंट थी उसने कहा था कि साहब डीएम से परमिशन लो, निरीक्षण कर लो। तो कुछ लोग, हम लोग भी चले जाते थे डीएम के पास, क्योंकि हमारे जिले में होता था, 10-5 किलोमीटर की दायरे में बैठता था, तो चले जाते कि साहब इसमें परमिशन दो, इसमें निरीक्षण की आवश्यकता है। अब इन्होंने कर दिया कि लेबर कमिश्नर परमिशन देगा कानपुर से, पूरे प्रदेश में एक ही अफसर है जो परमिशन देगा निरीक्षण करने की, बाकी पर निरीक्षण नहीं हो सकते। उसके अलावा भी साल में एक ही बार निरीक्षण हो सकता है। क्यों भाई?
अगर मैं चोरी 3 बार कर रहा हूं और मेरी शिकायत आ रही है और मुझे इन्वेस्टिगेट हो जा रहा हूं मैं, तो मैं 3 बार जेल जाऊंगा कि 1 बार जेल जाऊंगा साल में? लेकिन लाला अगर चोरी कर रहा है, उद्योगपति अगर चोरी कर रहा है, तो वो साल में 1 ही बार जो उसका इंस्पेक्शन होगा, और उसमें भी अधिकारियों पे की मेहरबानी पे है कि वो हमारी शिकायत को कितना सही मानेंगे, कितना गलत मानेंगे। स्टाफ इनके पास नहीं है। लेबर कोर्ट प्रदेश के खाली पड़े हैं, जहां हम बात सुना, अगर हम निकाले जाते हैं, हम अपना मुकदमा लगाते हैं, तो हम लेबर कोर्ट जाते हैं, वहाँ पीठासीन अधिकारी से अपने गुहार करते हैं कि भाई हमारा मुकदमा। 80% लेबर कोर्ट खाली पड़े हैं, जज ही नहीं है, पीठासीन अधिकारी नहीं है। तो ये जिम्मेदारी किसकी है? लेबर मिनिस्टर की। फुलफिल करे, पीठासीन अधिकारियों की भर्ती करे और लगाए। वो आपको मतलब आप ये कह रहे सरकार अपना काम ठीक से नहीं कर सरकार को अब तक का पिछले 32 सालों में सबसे खराब लेबर मिनिस्टर मिला है। कोई काम नहीं है इसके पास सिवाय एक काम के। गुर्गे अपने घूम रहे हैं उनके, वो काम अपना कर रहे हैं। लेबर मिनिस्टर कोई काम नहीं कर रहा। 32 सालों में सबसे खराब लेबर मिनिस्टर। मैंने तारीफ की ना बात है धर्मपाल सिंह जी की, लेबर मिनिस्टर बने, उन्होंने काम किया। इतना खराब लेबर मिनिस्टर कोई नहीं था। अब नोएडा के केस में क्या है, आगे क्या होगा? आप लोगों का अगला कदम क्या होगा? मजदूरों का अगला कदम क्या होगा? क्योंकि सरकार की तरफ से क्या जो घोषणा की गई है उससे संतुष्ट हैं? देखिए, निश्चित तौर से जो नोएडा के मजदूरों को एक वेतन बढ़ के मिला है, इसके लिए मैं जिला घोषणा ही हुई है। हाँ, जो उन्होंने घोषणा की है, उस घोषणा के आधार पर मैं जिला प्रशासन और सरकार दोनों को बधाई देता हूं। साथ ही यह गुस्सा भी प्रकट करता हूं कि जो आपने नोएडा में किया है, जो आपने गाजियाबाद में किया है, वो पूरे प्रदेश में करिए। मेरी विनती है आप सब सरकार से कि आदरणीय माननीय योगी आदित्यनाथ जी से विनती है मेरी ये कि पूरे प्रदेश के मजदूरों, क्योंकि माननीय योगी आदित्यनाथ जी के लिए गौतम बुद्ध नगर का मजदूर हो या गोरखपुर का मजदूर हो या बुंदेलखंड का मजदूर हो या रुहेलखंड का मजदूर हो, पूरे प्रदेश का मजदूर उनके लिए एक जैसा है और उनको एक जैसा मानना चाहिए, एक ही आंख से देखना चाहिए, क्योंकि वो हमारे प्रदेश के मुखिया हैं और उनके लिए भेदभाव वाली नजर नहीं। और जो कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी कहते भी हैं कि मैं उत्तर प्रदेश के सभी नागरिकों को एक आंख से देखने का काम करता हूं, भेदभाव नहीं करता हूं। तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी से विनती है कि एक ही नजर से देखें। और साथ ही प्रश्न भी है कि उनके द्वारा नियुक्त कारिंदों ने इनको प्रदेश के मजदूरों को 3 भागों में क्यों बांटा, यह प्रश्न भी है। ठीक। अच्छा ये बताइए, देखिए सैलरी कटती है, ओवर टाइम होता है, इसके साथ साथ छुट्टियां भी नहीं मिलती है, सैलरी वक्त पे नहीं मिलती है, जो बेसिक एमिनिटीज़ है, जो बेसिक चीज़ें मजदूरों को मिलनी चाहिए, कंपनी में काम करने वाले एम्प्लॉयज़ को मिलनी चाहिए, वो सब नहीं मिलती है, जिससे कि दिक्कतें उन लोगों को होती है जाहिर तौर पे। लेकिन ये बताइए कि कंपनी की सैलरी समय पर देना कंपनी जिम्मेदारी है कंपनी की, या फिर पॉलिसी पर डिपेंड करता है सैलरी समय पर देना? साफ व्यवस्था है कानून में कि आप 1 से 7 तक हर हाल में अपना वेतन भुगतान सुनिश्चित करें मजदूरों को। 3 दिन की इनको छूट दी गई है, 7 तारीख तक वेतन देने की व्यवस्था है। 3 दिन की इनको छूट दी गई है कि 3 दिन 10 तारीख तक अगर आप वेतन नहीं देते, वेतन आपको हर हाल में दे देना है किसी भी परिस्थिति में। अगर आप 10 तारीख के बाद वेतन देते हैं तो आपके ऊपर प्रतिदिन की पेनल्टी लगेगी, जुर्माना लगेगा। ये कानून साफ शब्दों में कहता है। जी, अगर ओवर टाइम कंपनी कराती है तो उसका पैसा देना मैंडेटरी है या नहीं? बिल्कुल मैंडेटरी है। ओवर टाइम अगर कराते हैं आप तो उसका दोगुनी दर से पैसा देने का काम उसको करना चाहिए। और वो भी वही व्यवस्था है, ऐसा नहीं है कि ओवर टाइम कहीं अलग से है। ओवर टाइम भी हम अर्जित करते हैं, हम कमाते हैं, वो भी 1 से 7 तक भुगतान हो जाए, अदरवाइज उसका भी मुकदमा पेनल्टी लगती है। लेकिन समस्या वही है नया, ये जिम्मेदारी किसकी है? श्रम विभाग की। ये जिम्मेदारी किसकी है? जिलाधिकारी की। नहीं कराएंगे। ठीक है। अच्छा, मिनिमम वेजेस से कम सैलरी देना इलीगल है? बिल्कुल नहीं, इलीगल है।
उस पर जुर्माना है, सजा के भी प्रोविजन है। क्या जुर्माना है, क्या सजा है, बताइए। उनके देखिए मिनिमम वेज एक्ट में अगर आप सैलरी मिनिमम वेज से कम देते हैं तो दो व्यवस्थाएं हैं। न्यूनतम वेतन अधिनियम में अगर सैलरी कम मिली और वर्कर ने शिकायत की डीएलसी को, तो डीएलसी को उस पर जांच करानी चाहिए, इंस्पेक्शन कराना चाहिए, निरीक्षण कराना चाहिए। और डीएलसी के जिस अफसर जो इन्फोर्समेंट अफसर है उसकी व्यवस्था है कि वो खुद मुकदमा लगाए और पेनल्टी सहित वो पैसा कारखाने से वसूला जाए, डीएलसी उसमें ऑर्डर करे। एक व्यवस्था है कि मजदूर अगर चाहे खुद स्वयं या यूनियन के माध्यम से या एडवोकेट के माध्यम से वो अपना मुकदमा स्वयं लगा सकता है, उस पर भी पेनल्टी है, वसूली है। लेकिन सवाल यह है, कानून में व्यवस्था तो है, इन्फोर्समेंट किसको करना है? प्रशासन को। प्रशासन को। ये इन्फोर्समेंट नहीं करना चाहते। और ऐसा नहीं है कि सब राम राज्य है। इन्फोर्समेंट न करने के पीछे बहुत बड़ा कारण है और वो कारण सब जानते हैं। अधिकारी जब कुर्सी पे बैठता है, सामने जो बैठता है उसको बड़ा ज्ञान देता है कि ऐसे ये वो नहीं, ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए। अरे साहब, तुम्हारा नसीब अच्छा था, तुमने 2 क्लासें फालतू पढ़ ली, तुम्हारा सिलेक्शन हो गया, हमारा नहीं हुआ, तो क्या मतलब हम बेवकूफ हैं? और अगर मैं तो साहब ईश्वर ने आपको इस लायक बनाया है तो आप अपने परिवार के साथ, आप जिला, आपका प्रदेश, आपका देश, आपका गांव, आपकी जिम्मेदारी है और आप उस जिम्मेदारी को निभाओ। लेकिन निभा कहाँ रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल निभा रहे हैं, जिम्मेदारी तो निभा रहे हैं। वो एक अलग जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। अच्छा, सवाल वही है कि कई कंपनियां सैलरी को डिले करती हैं, ऐसे में कर्मचारी क्या करें? देखिए, करे व्यवस्था तो वही है। कर्मचारी का क्या हक है? कर्मचारी का हक है कि उसको पैसा मिलना चाहिए और अगर कंपनी पैसा नहीं देती है तो संबंधित अधिकारियों को उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। देखिए जी, हम बता दें आपको, हमारी सरकारें इतनी संवेदनशील होती थी मजदूरों के प्रति, ये जो बात की चीज़ें छोड़ दें, और हमारे अधिकारी भी बड़े समर्पित होते थे अपने अपने काम को लेकर के। ऐसा नहीं कि हमारी सरकारों ने अच्छे काम नहीं किए। कानपुर में मजदूरों को टाइमली जब वेतन नहीं मिल पा रहा था, लाल इमली, जेके जूट मिल, इनमें आंदोलन चल रहे थे, तो टाइम नहीं मिल रहा, तो सरकार ने रात में बैठक बुलाई और कहा कि ऐसा कौन सा कानून बने जो इनके मुकदमा न चलाना पड़े और सीधा इनके खिलाफ आरसी जारी हो जाए, रिकवरी सर्टिफिकेट जारी हो जाए। तो हमारे यहाँ रात में एक कानून का जन्म हुआ, 1.5 पन्ने का कानून है वो, उसका नाम है टाइमली पेमेंट वेजेज एक्ट। उसमें जो है वो 2 चीजें, उसमें मामला डिस्प्यूटेड नहीं होना चाहिए, कंपनी के रोल पर नाम होना चाहिए, और बेच बिल 50,000 से ऊपर अगर है तो डीएलसी को ये पावर है विद इन मिनट, 1 मिनट के अंदर वो रिकवरी सर्टिफिकेट जारी कर दे। कलेक्टर को ये कहे कि ये पैसा वसूल के आप हमारे कार्यालय में जमा करिए ताकि हम पैसा जमा आप मजदूरों को बांट सकें। नहीं होता। और डीएलसी की तरफ से अगर ये कह दिया जाए कि जाइए जी मुकदमा लड़िए, हाँ, फिर क्या करिएगा? ये बड़ा हास्यास्पद है। डीएलसी ये कैसे कह सकता है कि मुकदमा लड़िए, जबकि डीएलसी के पास ये पावर है कि वो अपने इन्फोर्समेंट अफसर को भेजे, जांच कराए और खुद मुकदमा लगाए। वो मजदूर से ये कहने की स्थिति में नहीं है कि आप मुकदमा लगाइए। क्यों लगाए मजदूर मुकदमा? आप खुद मुकदमा लगाइए, व्यवस्था है, कानून में मैं दिखाता हूं। लेकिन नहीं करते भाई। एक डीएलसी, सारे अधिकारी, डीएम के पास जाओ तो वो कहता है हम डीएलसी के पास भेज रहे हैं, डीएलसी के पास जाओ वो कहता है हम इंस्पेक्टर के पास भेज रहे हैं, इंस्पेक्टर के पास जाओ तो कहता है डीएलसी को हमने रिपोर्ट दे दी, डीएलसी के पास जाओ बोले साहब हमने डीएम को रिपोर्ट कर दी। तो घन चक्कर बना देते हैं मजदूर को, घन चक्कर बना देते हैं। मजदूर क्या करेगा? वो वापस कंपनी में जाता है और उसी सैलरी में उसी हालात में काम करने को विवश हो जाता है, मजबूर हो जाता है। यही हालात है। बिल्कुल यही है। अभी एक घटना हुई सेक्टर 4 में 20 दिन पहले, एक कारखाने में आग लगी, दर्जनों मजदूर उसमें झुलस गए। रजिस्टर नहीं था उसके पास, रजिस्टर पे नाम नहीं था। प्रशासन ने
मिलके फर्जी रजिस्टर बनवाने का काम किया है। चेक कर ले कोई, भेज दो एक्सपर्ट को, वो तो कागज और कलम स्याही दोनों की जांच हो जाएगी कि रजिस्टर पे कब लिखा गया और कब रजिस्टर खरीदा गया। लेकिन नहीं, दर्जनों कंस्ट्रक्शन मजदूर मर जा रहे हैं, किसको मुआवजा आप दे रहे हैं? विडंबना है सर ये। अच्छा ये बताइए कि बिना नोटिस के सैलरी काटना अपराध है, इलीगल है? बिल्कुल अपराध है। कौन से एक्ट के तहत आता है? पेमेंट ऑफ वेजेस। आप कैसे काट सकते हैं बिना, आप सैलरी क्यों काट रहे हैं? देखिए दो चीजें, अगर आपने कुछ डैमेज किया, आर्थिक दंड की कोई व्यवस्था नहीं है, ना स्टैंडिंग ऑर्डर में है, ना पेमेंट ऑफ वेजेस में है, ना आईडी एक्ट में है, ना फैक्ट एक्ट में है। आर्थिक दंड क्या है? आप आर्थिक दंड कैसे दे सकते हो? आजकल एक नया ट्रेंड चल गया था, बोले वो नेहा जी ने नौकरी छोड़ दी और उन्होंने हमको बताया नहीं, इसलिए हम नोटिस पीरियड काट ले रहे हैं। इस बात की कहां व्यवस्था है? हमें कोई बताए किस कानून में ये व्यवस्था है? एक ट्रेंड चल गया साहब कि काम नहीं करोगे तो वेतन नहीं देंगे, नो वर्क नो पे। कौन से कानून में भाई साहब नो वर्क नो पे? काम नहीं तो वेतन नहीं, किस कानून में? सुप्रीम कोर्ट ने किसी एक मामले में यह आदेश जारी कर दिया, आपने उसको कानून मान लिया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्चतम न्यायालय ने अगर कोई बात कही, किसी केस में कही, तो उसको उसी केस तक सीमित है वो चीज। उसके आप नजीर तो दे सकते हो, नजीर तो दे सकते हो, लेकिन ये मानना न मानना संबंधित अधिकारी पर निर्भर करता है कि उस समय क्या पोजीशन थी, आज क्या पोजीशन थी, वो केस क्या था, पर्टिकुलर केस, वो पर्टिकुलर केस, उस केस में क्या था, इस केस। लेकिन आज चला अंधेर नगरी चौपट राजा। अब तो सर कंपनी अपने हिसाब से ही नियम कायदे बना रही है। अच्छा मुझे ये भी बता दीजिए कि 8 घंटे से ज्यादा एक कर्मचारी से क्या काम करवाया जा सकता है? कंपनी काम करा सकती है? अगर नहीं करा सकती तो ये कौन से एक्ट के तहत आता है? किस तरह की कार्रवाई कंपनी के खिलाफ हो सकती है अगर कर्मचारी आगे एक्शन ले ले? 8 घंटे से ज्यादा काम नहीं कराया जा सकता, ये आईडी एक्ट में भी इसका उल्लेख है और स्टैंडिंग ऑर्डर में भी इसका उल्लेख है। लेकिन अगर कुछ विशेष परिस्थितियां हैं, कोई विशेष परिस्थितियां हैं, तो आप ओवर टाइम पे कर्मचारी को रोक सकते हो, लेकिन उस पे उसकी सहमति होनी चाहिए और उसको आप दोगुनी दर से भुगतान करोगे। यहां लोग कैलकुलेशन में भी चोरी करते हैं ओवर टाइम में। अभी तो ये मामला शांत हो जाएगा, बहुत सारी चीजें आएंगी, तो फिर मैं एक चीज पूछूंगा लोगों से कि बताइए क्या हुआ। कानून बनाना, कानून लगा देना, कानून का प्रतिपालन करना। अगर आज नोएडा में कानून का प्रतिपालन हो जाए, नया जी मैं दावे से कहता हूं कि नोएडा में रामराज हो जाए, लेकिन वो नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि दलालों की दुकानें बंद हो जाएंगी। कौन आदमी दलाली नहीं करता? ज्ञान देने के लिए आप बैठे हैं सिर्फ। हर आदमी का घर इस नोएडा के कारखाने के और मजदूर के खून पसीने से चल रहा है। मजदूर की कमाई यहां बैठा हुआ हर आदमी खा रहा है। नहीं दिलवाइए, लागू कराइए। मैंने कभी आप फुर्सत में मुझे बुलाएं तो मैं फाइल लेके आऊंगा श्रम बंधु की। मैंने कंटिन्यू कहा है कि जनपद में श्रम कानूनों का प्रतिपालन नहीं हो रहा है। आप किसी भी रैंडम 10 कारखानों का इंस्पेक्शन करा लीजिए, निरीक्षण करा लीजिए और देख लीजिए कि पालन हो रहा कि नहीं हो रहा। मेरी शिकायत पे मत कराइए, रैंडम किसी भी कारखाने का निरीक्षण करा लीजिए, किसी भी कारखाने। मैं आज भी आपके चैनल पे कह रहा हूं, किसी भी कारखाने का जिला प्रशासन ईमानदारी से इंस्पेक्शन करा ले, निरीक्षण करा ले और उसमें प्रतिपालन मुझे दिखा दे 60%। मैं 60% पे छोड़ देता हूं, 100% की बात छोड़ दीजिए, 60% करके दिखा दे कहीं, किसी भी कारखाना जो अच्छा कारखाना माना जाता हो। नहीं होगा। अच्छा ये बताइए कि संडे या वीकली ऑफ ना देना ये वायलेशन है क्या? बिल्कुल बिल्कुल वायलेशन है। स्टैंडिंग ऑर्डर व्यवस्था है कि आप उसको वीकली ऑफ देंगे। क्यों? उसको ये शारीरिक आराम उसको चाहिए, मानसिक आराम उसको चाहिए, तो आप वीकली ऑफ उसको देंगे। लेकिन नहीं दे रहे, तानाशाही है भाई। बड़ी सीधी सी बात है, अगर कानून का पालन कोई नहीं करता तो उसको दंडित करना चाहिए। और जब हमारे मन से ये बात खत्म हो जाएगी कि हमको कोई दंड नहीं दे सकता, तो हम कानून का उल्लंघन करेंगे। और जब हमारे दिमाग में एक बात हो जाएगी, जो दंड देने वाला अधिकारी है
वो फर्श पर बैठा है और जो डकैती डाल रहा है, जो चोरी कर रहा है, जो मजदूरों का हक खा रहा है, वो कुर्सी पे बैठा है, तो फिर कानून कहाँ? बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं। अच्छा ये बताइए कि पीएफ और ईएसआई जैसी जो सुविधाएं हैं वो किन कर्मचारियों को मिलती है? सभी कर्मचारियों को, जितने भी तरीके का कर्मचारी है उसको ईएसआई की सुविधा भी है और पीएफ की सुविधा भी है। लेकिन यहाँ एक बड़ा काम ये है कि ईएसआई और पीएफ भी श्रम विभाग के पार्ट है। नेहा जी, जब कोई मजदूर कारखाने में इंटर करता है नौकरी के लिए तो सबसे पहले उसको मिल जाना चाहिए अपॉइंटमेंट लेटर। बिल्कुल। दूसरे नंबर पर उसका हाजिर रजिस्टर में चढ़ जाना चाहिए नाम। अगर आप हाजिरी रजिस्टर पर उसका नाम चढ़वा देते हैं और अपॉइंटमेंट लेटर नियुक्ति पत्र उसको जारी करा देते हैं, किसी उद्योगपति की हिम्मत नहीं है फिर उसका शोषण कर जाए। लेकिन ना तो कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र मिलता है और ना ही उसका नाम रजिस्टर पर दर्ज होता है। आजकल एक सिस्टम आ गया बायोमेट्रिक, जिसका चार्ज होता है एचआर मैनेजर के पास, वो जब चाहे जिसको चाहे डिलीट कर दे। मैंने कहा ना कि आप अटेंडेंस कार्ड दीजिए ना, या जो मशीन आपके पास है उसका कोड दीजिए ना मजदूर को। नहीं देंगे। आप अपने पास भी रखो, उसके पास भी रखो, ताकि उसके बिना आप डिलीट ना कर सको कुछ। लेकिन नहीं। ठीक है। अच्छा चलिए ये बताइए कि कर्मचारियों को पेड लीव मिलना क्या उसका हक है? बिल्कुल है। देखिए 3 तरीके की लीव है। एक साप्ताहिक लीव जो है वो डिफरेंट है। एक उपार्जित अवकाश है ईएल, वो 20 दिन पर जब आदमी 20 दिन काम करता है तो एक ईएल अर्जित करता है, वो उसको मिलती है। और एक होती है सीएल कैजुअल लीव, वो जब आदमी 40 दिन काम करता है तो 1 दिन अर्जित करता है। कैजुअल लीव के लिए कोई एप्लीकेशन प्रार्थना पत्र देने की जरूरत नहीं है, वो अपनी ले सकता है। उसके बाद आके एप्लीकेशन दे दे, साहब हम फले समस्या में थे, इस समस्या में थे और इसलिए हमने छुट्टी कर ली, ये हमारी समायोजित कर ली जाए। उसको बोलते हैं हम सीएल। ईएल हम साल में मोटी मोटी 15 के आसपास, 14.5, 15, 14 इस तरीके से कमा लेते हैं। वो हम 3 साल तक 45 सीएल तक हम स्टोर कर सकते हैं एम्प्लॉयर के। बाकी लैप्स हो जाती है। हाँ, अगर 45 से ऊपर हो गए तो वो लैप्स हो जाएगी। लेकिन अगर हमें जरूरत है तो हम एप्लीकेशन दे सकते हैं और वो लीव अपनी प्राप्त कर सकते हैं और एम्प्लॉयर को देना चाहिए। लेकिन यह तो नौबत ही नहीं है ना एप्लीकेशन की, ईएल का व्यवस्था ही नहीं है, ईएल का रजिस्टर ही नहीं है। लीव कार्ड होता है, ये मजदूर के पास होता है, ये मेंटेन करके एम्प्लॉयर को देना होता है। लीव रजिस्टर एम्प्लॉयर को अपने पास रखना होता है। जो भी लीव हमने इस साल ली वो अगले साल जो हमारी बची वो हमारी अगले साल कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी। लेकिन वो क्या करते हैं कि वो पहले जनवरी में सारी लीव्स हो गई, खत्म हो गई, ये आदमी आए ही नहीं, नौकरी नहीं की। जब फॉर्म 12 में नाम ही नहीं तो लीव काहे की, जब नियुक्ति पत्र है ही नहीं तो लीव काहे की, तो कुछ है। यही मुझे हैरत होती है। कई तो ऐसी कंपनियां भी है सर जो पीएफ वगैरह कुछ नहीं काटती, ईएसआई पीएफ कुछ नहीं। बड़ा अच्छा गेम है। हाँ। बहुत अच्छा गेम है। हाँ। पीएफ की सेलिंग है 15,000। 15,000 से ऊपर अगर है सैलरी किसी की तो वो पीएफ काटे ना काटे ये उसके ऊपर निर्भर करता है। क्यों भाई, 15,000 कोई इतनी बड़ी रकम है कि 15,000 वाले को पीएफ की भविष्य की चिंता नहीं है, वो भविष्य निधि इकट्ठी नहीं कर सकता। एक बात ये तो भविष्य निधि की कमी है। लेकिन अभी हम आते हैं वेतन पे। नेहा जी ने 5 मजदूर हायर किए, 5 में पीएफ चूंकि लग जाना है तो क्या करना है, 4 की तनख्वाह 16,000 दिखा दी अपने रिकॉर्ड में, एक की 14,000 दिखा दी, उसका पीएफ दे दिया, 4 का पीएफ बचा गए। मिल उसको 10,000 रहा है, रजिस्टर पर 10 का 15,000 वहां पे भी अपना। दूसरा आपने क्या कहा कि साहब आप बैंक से भेज दीजिए सैलरी, ठीक है भेज दीजिए, कर लीजिए। उद्योगपति ने रास्ता निकाल लिया कि बैंक से पैसा भेज दिया गया और कैश में मजदूर से वापस मंगा लिया गया। अगर उसे नौकरी करनी है तो वो लाके दे देगा और नहीं करनी है तो वहीं से राम राम। तो जो 10 दिन का वेतन उसका रोका हुआ है ना वो उसमें समायोजित हो जाएगा। स्कूल के तमाम टीचरों के साथ यही हो रहा है, आप घूम के देख लीजिए। एचआर मैनेजर लेके जाता है तमाम टीचरों को और एटीएम पे उनके कार्ड लाके खुद पैसा निकाल लेता है, वह बार कहता है ये पैसा तुम्हारा हो गया। जाओ, मजदूरों के साथ यही हो रहा है।
जिस कारखाने का मैं जिक्र कर रहा हूँ कवाला का, यही काम कर रहा है वो। जी 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 जी। ठीक है। अच्छा ये बताइए कि जो कंपनी है वो उसको हेल्थ इंश्योरेंस मजदूरों को देना या अपने कंपनी के एम्प्लॉयज़ को देना ज़रूरी है क्या? देखिए ऐसा है, जहाँ ESIC की सुविधा लागू है वहाँ प्राइवेट इंश्योरेंस देने की आवश्यकता नहीं है एम्प्लॉयर को, वो कोई बाध्य नहीं है उसके लिए। अगर कोई एम्प्लॉयर देता है तो वो उसकी मर्जी पर निर्भर करता है ग्रुप। लेकिन जहाँ ESIC की सुविधा नहीं है वहाँ मेडिकल इंश्योरेंस देना कंपलसरी है। अच्छा ये बताइए कि क्या किसी एम्प्लॉय को अचानक नौकरी से निकाल देना इलीगल है? अगर बिल्कुल हाँ, तो इलीगल है, कैसे? ऐसे नहीं निकाला जा सकता। उसको चार्जशीट की जाएगी, चार्जशीट के बाद सस्पेंड किया जाए, डोमेस्टिक इंक्वायरी कराई जाए, उसके बाद ही उसका टर्मिनेशन किया जा सकता है, सीधे टर्मिनेशन नहीं किया जा सकता। ठीक है। टर्मिनेशन से पहले नोटिस देना अनिवार्य होता है? हाँ, जब उसको आरोप पत्र तो देना पड़ेगा, उसको आरोप पत्र देंगे, पहले उसको वो बताएंगे, नोटिस देंगे कि आपने ये गलत काम किया है, इसके लिए आप अपना स्पष्टीकरण दीजिए। आरोप पत्र दें, अगर उस आरोप पत्र के जवाब से वो सहमत ना हो तो उससे डोमेस्टिक इंक्वायरी, घरेलू जांच कराएं। घरेलू जांच में अगर उस पर सिद्ध पाया जाता है तो उसको टर्मिनेशन की व्यवस्था है, वो टर्मिनेशन कर सकता है। कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी और जो परमानेंट कर्मचारी है उसमें क्या अंतर होता है? देखिए अंतर नहीं होना चाहिए, कानूनी रूप से कोई अंतर नहीं है। समान काम का समान वेतन देना चाहिए, समान सुविधाएं देनी चाहिए, तमाम चीजें देनी चाहिए। लेकिन चूंकि वो कॉन्ट्रैक्ट लेबर रखा इसीलिए जाता है कि वो शोषण करने, कॉन्ट्रैक्टर जहां नाम जुड़ गया वहां समझ लीजिए वो शोषित आदमी है, उसका शोषण करना तय है। नहीं तो कॉन्ट्रैक्टर की व्यवस्था ही नहीं है कोई, क्यों रखा जाना है कॉन्ट्रैक्टर भाई? जबकि सारी जिम्मेदारी प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की है अगर कॉन्ट्रैक्टर उसकी भरपाई नहीं करता है वैदिक रूप। लेकिन प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को जिम्मेदारी लेता नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्टर रजिस्टर्ड नहीं होता, कॉन्ट्रैक्टर लाइसेंस नहीं होता उसके पास, ढूंढते रहो कहाँ कॉन्ट्रैक्टर है। मतलब अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए, अपनी से उद्योगपति अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए कॉन्ट्रैक्ट लेबर का प्रयोग करता है। ठीक है। क्या कर्मचारी अगर यूनियन ज्वाइन कर लेता है तो किसी तरह का दबाव उस पर बनाया निश्चित जाता तौर से है? बहुत दबाव धमकी बनाया झेलनी पड़ती है? बिल्कुल दबाव बनाया जाता है। कई जगह तो देखा गया है नौकरी से निकाल दिए जाते हैं, कई जगह मुकदमे फर्जी उनके ऊपर लाद दिए जाते हैं, पुलिस उसमें उनका सहयोग करती है। यूनियन, जबकि फंडामेंटल राइट है उनका, अधिकार है ये कि वो यूनियन बनाएं और यूनियन में जुड़े, लेकिन नहीं जुड़ने देते, एम्प्लॉय निकाल के भगा देते हैं। पुलिस मदद करती है उनकी, एडमिनिस्ट्रेशन मदद करता है उनकी, ये सब मदद करते हैं उनकी, श्रम विभाग मदद करता है। कोई यूनियन अगर रजिस्ट्रेशन के लिए डालो, मजदूर अपनी यूनियन डाले तो सबसे पहले DLC ऑफिस सूचना दे देता है कि आपके यहाँ की यूनियन आई है रजिस्टर करने, इसमें लाइए कुछ दे जाइए। अच्छा, हाँ ये व्यवस्था है, करता है। अच्छा, फैक्ट्री और अगर देखा जाए कंस्ट्रक्शन वर्कर की सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है? देखिए कंस्ट्रक्शन वर्कर और फैक्ट्री वर्कर दोनों में एक समानता है कि रोल पर नाम किसी का नहीं होता है। जिम्मेदारी प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की होती है, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्टर के नाम पर डाल के भाग जाते हैं। कॉन्ट्रैक्टर कंस्ट्रक्शन वर्कर की एक दुर्दशा और है कि यहाँ तो कारखानों में एक ही कॉन्ट्रैक्टर होता है। कंस्ट्रक्शन साइडों पे नेहा जी एक एम्प्लॉयर होता है, उसके नीचे एक कॉन्ट्रैक्टर होता है, फिर उस कॉन्ट्रैक्टर की चेन लगी होती है दर्जनों। उसे मालिक एक्चुअल पोजीशन ये होती है कि उस वर्कर को यही नहीं मालूम होता है कि हम काम किसके लिए कर रहे हैं। तो ये बड़ी समस्या है। उसके बच्चों की शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है, उसकी और कोई व्यवस्था नहीं। वो आप देखते हो कि वहीं झुग्गियों में रहने का काम करते हैं, न साफ सफाई, सब ऐसे बेचारे जीवन निर्वाह कर रहे हैं, उनकी कोई सुनने वाला है नहीं। महिला कर्मचारियों को वर्क प्लेस पे सबसे ज्यादा दिक्कत क्या होती है? देखिए वर्क प्लेस पे दिक्कत ये आती है कि जो मैनेजमेंट है वो एक तो उनको वो फैसिलिटियां देने का काम नहीं करता है, और पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं का शोषण बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि महिलाओं के विषय में एक बात कही जाती है और सुनी जाती है और देखी है मैंने कि वो बहुत मजबूरी में काम करने घर से निकलती हैं, तो उनकी मजबूरी का फ़ायदा उठाया जाता है। वो एम्प्लॉयर समझता है कि ये महिला विवश है, ये निश्चित तौर से इसके घर नहीं चल रहा है इसलिए नौकरी करने आई है, तो उसको एक्सप्लॉयटेशन ज़्यादा होता है और वो परेशानी होती है। कुछ जो महिलाएं पढ़ी लिखी हैं तो वो उस तरीके का काम करती हैं, लेकिन वहाँ भी जैसे IT सेक्टर आप ले लीजिए,
शोषण हर जगह है सर। हर जगह शोषण। और महिलाओं को ज्यादा महिलाओं को इससे ज्यादा फेस करना पड़ता है, क्योंकि वो कई मामलों में चुप रह जाती हैं, कई चीजों में सामाजिक, कई चीजों की घरेलू बहुत सारी समस्याएं महिलाओं के सामने हैं, तो वो उस पर बेचारी चुप रह जाती हैं। जबकि हमने कई बार कहा है, हमारी महिला विंग जो है वो इसमें बड़ा निरंतर काम करती है हिंद मजदूर सभा की, और वो कहती है कि जो आपके साथ गलत हुआ है उसको आप कहने की हिम्मत जुटाओ, कहो। अगर नहीं कहोगे तो जो आपके खिलाफ जुल्म कर रहा है, जो आपका शोषण कर रहा है, वो शोषण और ज्यादा बढ़ाएगा। सुनवाई कहाँ है? सवाल हाँ। घूम फिर के देखिए, सवाल वही है जिसको हम 1 घंटे से लगातार चर्चा कर रहे हैं कि घूम फिर के हम वहीं आ जाते हैं कि सुनवाई कहाँ है। सुनवाई तो सर कहीं नहीं है, जिसका हम जिक्र लगातार कर रहे थे। हमारे जिले में महिलाएं सबसे ज्यादा सुरक्षित होनी चाहिए, क्योंकि हमारी जिलाधिकारी भी महिला है और हमारी पुलिस कमिश्नर भी महिला है। लेकिन स्थितियां आप देख रहे हैं, और सरकार भी बार बार महिलाओं की महफूजियत की बात करती है, लेकिन अब हालात क्या है? आईटी में एक प्रोग्राम बना था कि महिलाओं को रात को 8 बजे के बाद काम नहीं कराएंगे, और अगर कराएंगे तो उसको उसके घर तक छोड़ने की जिम्मेदारी एम्प्लॉयर की होगी। नेहा जी, सेक्टर 16, सेक्टर 58, सेक्टर 126, जहां जहां आईटी के कारखाने हैं, आप रात को 12 बजे निकल के देख लीजिए। वैसे भी हमने सब जाना है कि कितने बजे कौन घर से निकल सकता है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, महिलाएं पूरी तरीके से सुरक्षित है, रात में 12 बजे 2 बजे कहीं भी जा सकती हैं। तो जाके देख लीजिए आप क्या स्थिति होती है। वाकई इस पे सोचने की ज़रूरत है, विचार करने की ज़रूरत है, और हमें लगता है कि इस पॉडकास्ट के ज़रिए बहुत एक बेहतर संदेश वहां तक तो जरूर पहुंचा होगा जहां तक हम लोग पहुंचाना चाह रहे हैं। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका आरपी सिंह जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद नेहा जी कि आपने मजदूरों के विषय पे मुझे बुलाया है। शायद आज पहली बार किसी ने ब्रॉडकास्ट में मुझे, और चैनलों पे या मीडिया जिसमें कहें, पहली बार किसी ने मुझे बुलाया और कहा है कि मजदूरों की बात करिए, और एक बड़ा समय आपने दिया है मजदूरों की बात करने के लिए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो जाहिर तौर पर मजदूर वो शख्स है जो आपके और हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, इसलिए इनकी बातों को उठाइए और वहां तक पहुंचाइए जहां तक हम लोग पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि उन लोगों की हक की बात सरकार तक पहुंच जाए, जहां पहुंचकर उनको उनका हक मिल सके। इसी के साथ कड़क बेधड़क के इस खास पॉडकास्ट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, हम फिर हाजिर होंगे एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।